पांच शब्द और दुनिया भर के इंटेलिजेंस एकदम अलर्ट हो गए। जब पूरी दुनिया ईरान के मिलिट्री बेसेस पर हो रहे स्ट्राइक्स को देख रही थी, तभी नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग से एक स्टेटमेंट सामने आया और उस स्टेटमेंट ने सिचुएशन को और ज्यादा सीरियस बना दिया। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने ओपनली ईरान को सपोर्ट करने का सिग्नल दिया। उनका मैसेज छोटा था, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। हम मदद करने के लिए रेडी है, वी आर रेडी टू हेल्प। पहले नजर में ये बस एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लग सकता है। दुनिया के लीडर्स ऐसे अक्सर स्टेटमेंट देते हैं ताकि हेडलाइंस में आए या अपने अपोनेंट्स को वार्निंग दे सके, लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और ईरान का कनेक्शन नया नहीं है। असल में पिछले 40 सालों से ये दोनों कंट्रीज क्विकली मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी शेयर करना, वेपन्स कंपोनेंट्स एक्सचेंज करना, साइबर ऑपरेशंस में हेल्प करना, और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेंसिटिव न्यूक्लियर नॉलेज तक का एक्सचेंज भी हो सकता है। ये यानी जो रिलेशनशिप अब तक मोस्टली शैडोज में चल रहा था, अब धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी टेंशन बहुत हाई है। अगर ये पार्टनरशिप और स्ट्रॉन्ग होती है तो इसका इफेक्ट सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ग्लोबल सिक्योरिटी को भी इफेक्ट कर सकता है। वेलकम बैक टू यूएफ फैक्ट्स। अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को सिंपल और डीप तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। इस सिचुएशन में डेवलपमेंट्स बहुत फास्ट हो रही है और नेक्स्ट अपडेट कभी भी आ सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, नॉर्थ कोरिया और ईरान के बीच कनेक्शन शुरू कैसे हुआ? चलिए जानते हैं। इसका जवाब समझने के लिए हमें 1980 में जाना पड़ेगा। उस वक्त ईरान इराक वार चल रही थी, एक लंबी और खतरनाक वार जिसमें लाखों लोगों की जान गई। ईरान उस वक्त काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में था। इंटरनेशनल सेक्शंस की वजह से कई कंट्रीज ईरान को वेपन देने से मना कर रही थी। दूसरी तरफ इराक को कई पावरफुल नेशंस का सपोर्ट मिल रहा था। ईरान को अर्जेंटली मिसाइल्स की जरूरत थी और नॉर्थ कोरिया उन कुछ कंट्रीज में था जो ईरान को वेपन देने के लिए रेडी था। वार के दौरान नॉर्थ कोरिया ने ईरान को स्कड बी बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई किए। ये सिर्फ एक नॉर्मल वेपन डील नहीं थी, यही से दोनों कंट्रीज के बीच एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिलेशनशिप्स की शुरुआत हुई। इस पार्टनरशिप के पीछे एक सिंपल लॉजिक था, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और उस वक्त दोनों कंट्रीज का एक कॉमन रिलीजन था, यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक्चुअली असली स्टोरी तो वार खत्म होने के बाद शुरू हुई, क्योंकि ईरान इराक वार के बाद भी नॉर्थ कोरिया और ईरान का कॉपरेशन रुका नहीं, बल्कि और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया। और यही चीज आज दुनिया की वार खत्म होने के बाद लोगों को लगा था कि शायद नॉर्थ कोरिया और ईरान का कॉपरेशन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट थी। वार के बाद इन दोनों कंट्रीज का कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग हो गया। 1990 के दौरान नॉर्थ कोरिया के मिसाइल इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ईरान गए। उनका काम था ईरान को अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम डेवलप करने में हेल्प करना। उस टाइम ईरान अपनी खुद की मिसाइल कैपेबिलिटी बनाना चाहता था और नॉर्थ कोरिया के पास ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस था। इसी कोऑपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट था नोडोंग मिसाइल टेक्नोलॉजी। नॉर्थ कोरिया का एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था जिसे नोडोंग कहा जाता था। इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होकर ईरान अपना फेमस साहब-3 मिसाइल डेवलप किया। अब एक सेकंड के लिए इस बात को समझने की कोशिश करो। आज ईरान के पास जो मिसाइल सिस्टम है जो मिडिल ईस्ट के कई टारगेट्स तक पहुंच सकते हैं, उनका फाउंडेशन काफी हद तक नॉर्थ कोरिया टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट्स, वेपन्स रिसर्च और मल्टीपल इंटेलिजेंस एजेंसीज भी बात कर चुकी है। साहब-3 मिसाइल और उसके बाद डेवलप होने वाले वेरिएंट्स, इन सब की रूट्स कहीं न कहीं नॉर्थ कोरिया की मिसाइल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई है। ईरानियन साइंटिस्ट ने उन्हें इंप्रूव जरूर किया, लेकिन इनिशियल डिजाइन और टेक्नोलॉजी प्योंगयांग से ही आया था और कॉपरेशन यहीं तक लिमिटेड नहीं रहा। 2000 के बाद भी मिसाइल टेक्नोलॉजी एक्सचेंज की रिपोर्ट आती रही। कुछ इंटेलिजेंस असाइनमेंट्स में ये भी कहा गया कि नॉर्थ कोरिया और ईरान को और एडवांस मिसाइल डिजाइन पर गाइडेंस दी। इसमें लॉन्ग रेंज मिसाइल कॉन्सेप्ट्स भी शामिल थे। कुछ रिपोर्ट्स में BM-25 मिसाइल टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया गया। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी ईरान को मिलती है तो थियोरेटिकली ईरान की मिसाइल मिडिल ईस्ट से भी बहुत दूर टारगेट्स को रीच कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि मिसाइल रेंज और कैपेबिलिटी दोनों इंक्रीज हो सकती है। कई बार रिपोर्ट्स आई है कि नॉर्थ कोरिया टेक्नीशियंस ईरानियन मिसाइल टेस्ट साइट्स पर भी देखे गए हैं। वहाँ वो टेक्निकल गाइडेंस देते थे, टेस्टिंग में हेल्प करते थे और प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करते थे। इस तरह ईरान का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोसेस काफी फास्ट हो गया। जो काम शायद डिकेड्स में होता वो काफी कम टाइम में पॉसिबल हो गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कई बार सैंक्शंस लगाए, डिप्लोमेटिक प्रेशर भी डाला, लेकिन इस पार्टनरशिप को कंप्लीट रोकना मुश्किल साबित हुआ। इसका एक इफेक्ट ये भी हुआ कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर और ज्यादा डिपेंड हो गए, यानी जितना प्रेशर
बाहर से बढ़ा उतना ही कॉपरेशन अंदर से स्ट्रॉन्ग होता गया। और आज जब किम जोंग उन ओपनली ईरान को हेल्प करने की बात करता है तो दुनिया को सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं सुनाई देता, उसके पीछे डिकेड्स पुरानी पार्टनरशिप की हिस्ट्री भी दिखाई देती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है, अगर नॉर्थ कोरिया सच में ईरान की मदद करता है तो वो मदद कैसी हो सकती है? मिसाइल्स, साइबर वॉरफेयर, या कुछ और भी ज्यादा डेंजरस? और ये उठता है, अगर नॉर्थ कोरिया सच में ईरान की मदद करता है तो वो मदद कैसी हो सकती है? सबसे पहले और ऑब्वियस एरिया है मिसाइल टेक्नोलॉजी। नॉर्थ कोरिया पिछले कुछ सालों में अपने मिसाइल प्रोग्राम में काफी फास्ट प्रोग्रेस कर चुका है। उन्होंने मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट किए हैं और कुछ मिसाइल्स तो इतने पावरफुल है कि थियोरेटिकली कॉन्टिनेंट्स तक रीच हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी ICBMs भी टेस्ट किए हैं। ये वही टाइप के मिसाइल्स होते हैं जो हजारों किलोमीटर दूर तक स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने सॉलिड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी पर भी काफी काम किया है। सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स का एक बड़ा एडवांटेज होता है, उन्हें लॉन्च करना ज्यादा फास्ट होता है और उन्हें डिटेक्ट करना भी मुश्किल हो जाता है, यानी एनिमी को रिएक्ट करने का टाइम बहुत कम मिलता है। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी ईरान को मिलती है तो ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी सडनली काफी पावरफुल हो सकती है और सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि यूरोप के कुछ टारगेट्स भी थियोरेटिकली रेंज में आ सकते हैं। लेकिन मिसाइल्स ही सब कुछ नहीं है, इस पार्टनरशिप का एक और डेंजरस एस्पेक्ट है साइबर वॉरफेयर। नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे अग्रेसिव साइबर प्रोग्राम्स में से एक डेवलप कर चुका है। उसके हैकिंग ग्रुप्स काफी नोटोरियस है। सबसे फेमस ग्रुप है लजारस ग्रुप। ये ग्रुप कई बड़े साइबर अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। 2014 में सोनी पिक्चर्स हैक हुआ था। उस इंसिडेंट ने ग्लोबल हेडलाइंस बनाई थी। फिर 2017 में वन रैंसमवेयर अटैक हुआ। इस साइबर अटैक ने दुनिया भर में कंप्यूटर्स को इफेक्ट किया। हॉस्पिटल्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट सिस्टम्स तक इम्पैक्ट हुआ। इस अटैक से कई कंट्रीज में चाओस क्रिएट हो गया था। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया हैकर्स पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रिप्टो करेंसी थेफ्ट का भी अक्यूजेशन लगा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये स्टोलन मनी नॉर्थ कोरिया के वेपन्स प्रोग्राम के फंड करने में यूज होता है, यानी साइबर अटैक्स उन्हें लिए सिर्फ वारफेयर नहीं बल्कि फंडिंग का भी सोर्स बन गए थे। अब सोचो, अगर नॉर्थ कोरिया अपनी साइबर नॉलेज ईरान के साथ शेयर करता है तो सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है। ईरान के पास भी ऑलरेडी साइबर कैपेबिलिटीज है और अगर दोनों कंट्रीज मिलकर कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक्स प्लान करते हैं तो टारगेट्स काफी सेंसिटिव हो सकते हैं, जैसे मिलिट्री, कम्युनिकेशन, बैंकिंग नेटवर्क, पावर ग्रिड्स, वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर साइबर अटैक्स के मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ कंबाइन किया जाए तो इम्पैक्ट और भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। यही यानी एक तरफ मिसाइल्स और ड्रोन्स और दूसरी तरफ साइबर अटैक्स। ये कॉम्बिनेशन किसी भी कंट्री के लिए सीरियस चैलेंज बन सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स के हिसाब से बड़ा कंसर्न अभी कुछ और है, और वो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। यही वो पॉइंट है जहां से सिचुएशन ट्रूली ग्लोबल थ्रेट बन सकती है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न मिसाइल्स या साइबर अटैक्स नहीं है, सबसे बड़ा कंसर्न है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। नॉर्थ कोरिया दुनिया के उन कुछ कंट्रीज में से है जिन्होंने सक्सेसफुली न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया अब तक मल्टीपल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनके पास इतने फिजिल मटेरियल हो सकते हैं जिससे कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ कोरिया ने वो नॉलेज है जो डेवलप कर ली है जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए जरूरत होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने न्यूक्लियर डिवाइसेस को बैलिस्टिक मिसाइल्स पर फिट करने की टेक्नोलॉजी पर भी काफी काम किया है, यानी थियोरेटिकली वो न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं। दूसरी तरफ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी काफी सालों से इंटरनेशनल डिबेट का सब्जेक्ट रहा है। ईरान का कहना है कि उसकी न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन एनर्जी पर्पसेस के लिए है, लेकिन कई कंट्रीज को इस बात पर डाउट रहा है कि रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट को हाई लेवल्स तक पहुंचाया है, और जब यूरेनियम एनरिचमेंट का लेवल ज्यादा बढ़ता है तो उससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। इसी वजह से सालों तक निगोशिएशंस और डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स की कोशिश होती रही ताकि ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने से रोका जा सके। लेकिन एक्सपर्ट्स को सबसे ज्यादा जो चीज वर्री करती है वो है नॉलेज ट्रांसफर का पॉसिबिलिटी, यानी अगर नॉर्थ कोरिया ईरान को डायरेक्टली न्यूक्लियर वेपन नहीं भी देता तब भी वो टेक्निकल नॉलेज शेयर कर सकता है, जैसे न्यूक्लियर डिवाइस डिजाइन, वॉरहेड मिनिचुरेशन टेक्निक्स, मिसाइल डिलीवर सिस्टम्स। ये सब वो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज है जिन्हें डेवलप करने में कंट्रीज को डिकेड्स लग जाते हैं। अगर ऐसी नॉलेज शेयर हो जाए तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सडनली बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर सकता है। इसी सिनेरियो को एक्सपर्ट्स कभी कभी नाइटमेयर सिनेरियो भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड होना
ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा रिस्क माना जाता है। अगर मिडिल ईस्ट में एक और न्यूक्लियर पावर इमर्ज होती है तो पूरे रीजन का स्ट्रेटेजिक बैलेंस चेंज हो सकता है और फिर एक चैन रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। दूसरे कंट्रीज भी अपनी सिक्योरिटी के लिए अब जब किम जोंग उन ने ओपनली ईरान को सपोर्ट करने की बात कही है तो दुनिया के कई कंट्रीज डेवलपमेंट को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अटेंशन यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल दे रहे हैं। अमेरिका के इंटेलिजेंस एजेंसीज अब ये असेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नॉर्थ कोरिया का स्टेटमेंट सिर्फ पॉलिटिकल सिग्नल है या फिर वो एक्चुअली ईरान को प्रैक्टिकल हेल्प देने की प्लानिंग कर रहा है। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर नॉर्थ कोरिया सिर्फ स्टेटमेंट दे रहा है तो सिचुएशन एक लेवल तक ही रहेगी, लेकिन अगर रियल मिलिट्री कोऑपरेशन इंक्रीज होता है तो कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि रियलिटी शायद इन दोनों के बीच कहीं हो सकती है, यानी नॉर्थ कोरिया कुछ लिमिटेड सपोर्ट दे सकता है लेकिन ओपनली डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से डायरेक्टली बचने की कोशिश करेगा। इसके पीछे एक रीजन भी है। नॉर्थ कोरिया भी डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रोनेशन अवॉइड करना चाहता है, खासकर यूनाइटेड स्टेट जैसे पावरफुल कंट्री के साथ। दूसरी तरफ इसराइल भी इस सिचुएशन को बहुत सीरियसली देख रहा है। इसराइल का मानना है कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और मिलिट्री कैपेबिलिटीज ऑलरेडी एक मेजर थ्रेट है और अगर नॉर्थ कोरिया की टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज ईरान को मिलती है तो ये थ्रेट और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। इसी वजह से इसराइल इंटेलिजेंस एजेंसीज काफी सालों से नॉर्थ कोरिया और ईरान का कनेक्शन को मॉनिटर करती रही है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इसराइल ने कुछ ऑपरेशंस के थ्रू वेपन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को डिसरप्ट करने की कोशिश की थी। अब यूरोप के कंट्रीज भी इस सिचुएशन पर नजर रखे हुए हैं क्योंकि अगर ईरान की मिसाइल रेंज और कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है तो फ्यूचर में यूरोपियन कंट्रीज भी थियरेटिकल टारगेट रेंज में आ सकती है और इसी वजह से यूरोपियन गवर्नमेंट्स भी इस डेवलपमेंट को लाइटली नहीं ले रहे। फिर आता है एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर, चाइना और रशिया। चाइना नॉर्थ कोरिया के सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर माना जाता है। बीजिंग हिस्टोरिकली नॉर्थ कोरिया पर कुछ इन्फ्लुएंस रखता है लेकिन ये इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रांग है ये डिबेट का सब्जेक्ट रहा है। चाइना एक तरफ रीजनल स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहता है लेकिन दूसरी तरफ वो नहीं चाहता कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस एशिया में और स्ट्रांग हो। रशिया का रोल भी इंटरेस्टिंग है। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया का रिलेशंस नॉर्थ कोरिया और ईरान दोनों के साथ चेंज हुआ है और कुछ एनालिसिस्ट का मानना है कि फ्यूचर में एक बॉर्डर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट डेवलपमेंट हो सकता है जिसमें रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे कंट्रीज एक दूसरे के क्लोजर आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में एक नया पावर डायनामिक क्रिएट हो सकता है और इसी वजह से किम जोंग उन एक छोटा सा स्टेटमेंट भी दुनिया भर के स्ट्रेटेजिक प्लानर्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या किम जोंग उन सच में सीरियस है या फिर ये एक सिर्फ कैलकुलेटेड ब्लफ है? नॉर्थ कोरिया की स्ट्रैटेजिक हिस्टोरिकली दोनों चीजों का मिक्स रहा है। कभी वो एग्रेसिव एक्शंस लेता है और कभी स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग के थ्रू प्रेशर क्रिएट करता है। इस वक्त शायद प्योंगयांग एक ऐसी पोजीशन में रहना चाहता है जहां वो ईरान को सपोर्ट दे सके लेकिन डायरेक्ट ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में भी ना फंसे। लेकिन जो चीज इस मूवमेंट को डेंजरस बनाती है वो है मल्टीपल क्राइसिस का एक साथ होना। मिडिल ईस्ट टेंशन, यूक्रेन वॉर और ग्लोबल पावर कंपटीशन, इन सब के बीच अगर कोई अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया जाता है तो सिचुएशन रैपिडली एक्सकेलेट भी हो सकती है और इसी वजह से दुनिया भर के गवर्नमेंट्स अब इस सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं क्योंकि जो डिसीजन आज लिए जा रहे हैं वो आने वाले सालों में ग्लोबल सिक्योरिटी को शेप कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया और ईरान का रिलेशनशिप कोई डिस्टेंट स्टोरी नहीं है। इसका इम्पैक्ट मिसाइल से लेकर साइबर अटैक्स तक और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन तक जा सकता है और इसलिए इस स्टोरी को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स में कभी कभी सिर्फ कुछ शब्द भी हिस्टोरिकल की डायरेक्शन। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से किम जोंग उनका स्टेटमेंट सीरियस है या सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक ब्लफ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स की स्टोरी भी खत्म नहीं हुई है और नेक्स्ट डेवलपमेंट कभी भी आ सकता है। दिस इज यूज ऑफ वर्ल्ड फैक्ट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।